अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशन के हवाले से जहां पे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ये मुतालबा कर रहे थे कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही थी कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। आज ANP भी यही मुतालबा कर रही है कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। क्या इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जहाँ पर इस वक्त हमें मुआशी सूरत हाल को भी ठीक करना है, तो क्या वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते? और दूसरी तरफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एक फ़ैसला किया है जिसमें वो एक ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रहे हैं, एक कमेटी की तश्कील दे रहे हैं जिसमें स्टीयरिंग कमेटी का काम ये होगा कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर अपने मुज़ाकरात को किस तरह से तय करेंगे और क्या लाहे अमल बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ पर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के बाद उनके बाद किन किन लोगों को पार्टी में वापस लिया जाएगा, उसके हवाले से भी कमेटी बनाई गई है जिसमें वो तमाम तर लोगों से मिलेंगे और उनकी तमाम तर वजूहात को सुनने के बाद ये फैसला करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, इससे पहले इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक अपना मुतालबा कर रही है कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। आज ANP भी ये बात कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो ये बात करती हुई नज़र आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सिचुएशन में ये सूरत हाल है कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ैज़ा। देखें, ये जो इंतख़ाबात के मुतालबात हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये बातें हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, आज से चंद दिन पहले अमरीकी कांग्रेस के अंदर एक वहाँ पर करारदाद मंजूर की गई पाकिस्तान के इंतख़ाबात को लेके, और उसमें ये कहा गया कि वहाँ पे इंतख़ाबात में धांधली हुई जी। और इंतख़ाबात में धांधली के लिए वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश, यहाँ पे लोगों की गिरफ़्तारियाँ, लोगों को तरह तरह से रोकना, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस दिन एड्रेस की। जी बिल्कुल की। अच्छा, उसके अलावा चाइना भी आपको कह चुका है आपके इंतख़ाबात के हवाले से, आपको यूरोपीय यूनियन भी कह चुकी है जी। और आज यूनाइटेड नेशन के अंदर एक वर्किंग ग्रुप है उनका ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उन्होंने आज इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को लेके उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया कि इमरान खान साहब को कानून से बालातर होके अपनी मनमानी के तहत वहाँ पे रखा गया, गिरफ़्तार किया गया, और उन्होंने ये डिमांड किया यूनाइटेड नेशन के फोरम पे कि फौरी तौर पर उनको रहा किया जाए। अब देखें, ये तो इंटरनेशनल सिनेरियो है। अब आ जाएं पाकिस्तान की जानब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त PTI सबसे पहले इंतखाबात के ऊपर वो मुतरज़ थी। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन जो उनके अलाई भी हैं। उसके बाद वो पार्टियां जो कि PDM हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अलाई रही हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUI, महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी, क्या उनके नाम, मिली अवामी पार्टी। यस, अवामी मिली पार्टी। अच्छा, उसके बाद अब ANP बोल रही है, उसने भी इंतखाबात का दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा जो इनफरादी तौर पर हम देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक MQM को इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग मैंडेट चोरी करके आए हैं। ठीक है, तमाम पार्टियों के अंदर से आवाज़ें ज़रूर उठ रही हैं। यही बात अपना जो हमारे वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो भी इंतखाबात के बाद कर चुके हैं। ठीक है, और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये बात कर चुके हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। देखिए, ये तमाम पार्टियों के अंदर ये राय पाई जाती है कि इंतखाबात शफाफ नहीं। साद रफीक साहब भी शामिल हैं। साद रफीक साहब, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये राय हर जगह पे पाई जा रही है, लेकिन आपका जो निज़ाम है वो सुनने को तैयार नहीं है, और वो इस वक्त बज़ेद है कि नहीं, इंतखाबात ठीक हुए थे। उसके अंदर चाहे आपकी जुडिशरी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो जो अदारे भी, उसमें इलेक्शन कमीशन है। देखिए, इस वक्त तमाम तर दबाव, तमाम उंगलियां इलेक्शन कमीशन की जानब उठ रही हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो समात हैं उन पे अगर आप गौर करें तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ ले जाई जा रही हैं चीज़ें, ये एक टाइम आएगा कि शायद ये इलेक्शन कमिश्नर साहब उस वक्त रिटायर हो चुके हों, लेकिन इनके ऊपर उस वक्त आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लगे। ठीक है, और इनके ऊपर कोई आर्टिकल 6 वगैरह अप्लाई कर दिया सर, क्या इस सिचुएशन के अंदर हम दोबारा से इलेक्शन करवा सकते हैं? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, आपके पास हल क्या है? एक हल ये था कि जो लोग इस वक्त इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे हैं, जो एतराज़ कर रहे हैं, हारने वाले या जीतने वाले, या तो आप उनके किए हुए एतराज़ पर उस वक्त गौर करते,
आप उनके लिए कोई आज़ादाना ऐसा फोरम रहने दिया जाता जिसके ऊपर वो अपनी बात का वो मुदावा उनको मिलता। आपने उस फोरम को भी जो है ना वो गंदा करने की कोशिश की है। जो आप ट्रिब्यूनल बना रहे हैं उसके ऊपर अपनी मर्जी से आप रिटायर्ड जजेस को लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी मुतनाज़ होने जा रहे हैं। जब आप उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जब पाकिस्तान का जो इंतखाबी अमल है उसको शफाफियत की तरफ जाने नहीं देंगे, तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, नए इंतखाबात के मुतालबात सामने आएंगे। और मैं समझता हूँ कि यह मुतालबा कोई अच्छा मुतालबा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर नए इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी कही हुई बात या उनका जो मुतालबा है हम उसको उस तरह नहीं झुटला सकते कि यह किसी बच्चे की कही हुई बात है। उसकी देखें, उसकी बुनियादी एक वजह है कि पाकिस्तान का निज़ाम सियासत यही लोग हैं, यही पार्टियां हैं जिन्होंने माजी में भी चलाया और आगे भी चलाना है। सर, इस पॉइंट पे आपके पास वापस आऊँगी। नौशाद साहब, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, तो फिर हमारा जो इससे पिछला जो इलेक्शन सिस्टम था उस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे। जब इमरान खान साहब की खुद की गवर्नमेंट थी उस वक्त एतराज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आए थे, यही थे कि धांधली हुई है। और आज ये मुल्क की जो बाकी दीगर सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और वो इस बात से भी वाकिफ़ है कि इस वक्त हमारे लिए मईशत को चलाना कितना मुश्किल हो चुका हुआ है। तो क्या ये जो अनोखा लाडला खेलन को चांद मांग रहा है, तो क्या इनको खेलने को ये चांद मिल जाएगा, री इलेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चांद जो है ना, हर इलेक्शन के बाद बहुत से अनोखे लाडले जो हैं वो मांगते रहे हैं जी। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो 2018 के इंतखाबात के बाद यही चांद मांग रहे थे। उससे पहले भी नून लीग भी मांगती रही है। एक याद होगा, एक आरओज़ के इलेक्शन का इल्ज़ाम लगाकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी मांगती रही है। नून लीग आरटीएस का इल्ज़ाम लगाकर मांगती रही है। ये जो चौधरी साहब जिस बात की तरफ निशानदही कर रहे हैं उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पहलू है, ये सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं। यहाँ तक चौधरी साहब ने मान लिया है कि ये स्टेक होल्डर हैं, ये आम कोई बच्चे की बात नहीं है, किसी तीसरे की बात नहीं है। लेकिन मैं चौधरी साहब से ये सवाल ज़रूर करूँगा कि क्या इन सियासी जमातों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनकी जिम्मेदारी 2008 में इंतखाबात पर अगर सवाल उठे थे तो इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उन मामलात को बेहतर करते? 13 में नहीं थी, 18 में नहीं थी, अब 24 के बाद नहीं है। और फ़र्ज़ कर लीजिए आप इनको चांद दे दें तो ये वही चांद है जिसको दीगर अनोखे जो लाडले होंगे इस अगले आइंदा इंतखाबात के बाद वो जो हैं वो इसको मांगना शुरू कर देंगे। बात सिर्फ समझने की ये है, देखिए ANP हो, मुस्लिम लीग नून हो जो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुख्तलिफ औकात के अंदर ये सारी जमातें इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही हैं जी। नए इंतखाबात का मुतालबा भी करती रही हैं। अच्छा, हमने नए इंतखाबात होते नहीं देखे इस तरह मुतालबा कर देने से, चाहे जितने मर्जी बड़े स्टेक होल्डर हैं या ये बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमने इस तरह होता अभी तक फ़िलहाल नहीं देखा। अब जो मामला है कि आप जब इसकी बात कर रहे हैं तो ANP से पूछा जाना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान से भी पूछना चाहिए, तमाम सियासी जमातों से बशमूल जो इस वक्त हुकूमत में है कि जनाब जब 2018 के इंतखाबात पर उंगलियां उठी थीं या 2013 के इंतखाबात पर उंगलियां उठी थीं, तो आपने वो क्या काम किए मिल बैठकर जिससे आप इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए काम करते? उंगलियां तो आप उठाते हैं ना हर दफ़ा। अब जब आप उंगलियां उठा लेते हैं तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप जो है वो उसकी दुरुस्तगी के लिए भी काम करते हैं। अब मेरे जैसा शख्स जो है या आम आदमी है वो ये ज़रूर पूछेगा इनसे कि जनाब आप सिर्फ उंगलियां उठाने जो गई हैं, बावजूद इसके कि आप सब लोग कहीं ना कहीं गाहे बगाहे आप हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, तो इनकी जो इनपुट रही है इलेक्शन को शफाफ बनाने में वो भी अवाम के सामने आनी चाहिए, वो कर देना चाहिए। अब मामला, अब आप आ जाए माशी हालात की, देखिए हालात क्या हैं। को 50-52 अरब रुपए आपने लगाया है इंतखाबात के ऊपर, बिल्कुल ऐसा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 खरब रुपया इस्तेमाल हुआ है ओवरऑल इंतखाबात में, जिसमें उम्मीदवारों की मुहिम और ये सारा तकरीबन 2,500 रुपये का एक वोट जो है, जो वोट कास्ट किया गया उसकी कीमत जो है वो 2,500 रुपये है। अब ये जो शौक है नवाबों वाले, ये हम अब शायद अफोर्ड नहीं करते। इससे कहीं बेहतर है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, बहुत सारी जमातों के नाम चौधरी साहब ने दिए हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब चाहते हैं, ये तमाम जो लोग चाहते हैं, खुदारा और कुछ नहीं कर सकते तो
यानी कि पिछले 23-24 साल में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर जो भी नॉर्मलीज थी, जो भी धांधलियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, इनके पास पूरे पूरे सेल काम करते हैं, इनके पास ह्यूमन फोर्स मौजूद है, इनके पास बड़े बड़े समझदार लोग मौजूद हैं जो सियासत की बड़ी बड़ी चालें चल सकते हैं। तो वो ये भी बता सकते हैं कौम को कि ये इलेक्शन का तरीक़ाकार होना चाहिए जी। इसको बराए मेहरबानी आप असम्बली से पास करा लें। अब अपोजिशन को चूंकि ज़्यादा तकलीफ है, इस दफ़ा अपोजिशन ज़रा थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करे और बता दे, एक सेट पैटर्न, एक किताबचा बना के दे हुकूमत को कि हमारी नज़र में इंतखाबात में ये दुरुस्तगी हो, ताकि इंतखाबात नए हों या ना हों, लेकिन जब कभी हों तो उसके बाद ये हमारे यहाँ ये जो ये वतीरा है, ये आपके हमसाए पड़ोस के अंदर भी इंतखाबात होते हैं, पूरे का पूरा नतीजा जो है वो नहीं था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उंगली नहीं उठाई। जो जो नताइज आए वो उन्होंने तस्लीम किए, तस्लीम करके वो आगे बढ़ गए। हम इंतखाबात करा लेते हैं, 5 साल उसको रोते रहते हैं बैठ के, फिर नए इंतखाबात कराते हैं, फिर 5 साल रोते हैं, वो 10 साल हो जाते हैं, फिर कुछ 10 साल को रो रहे होते हैं, फिर 15 साल हो जाते हैं। हमने तो ये एक वतीरा बना लिया। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर आज इंतखाबात शफाफ नहीं है, चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहराते हैं, मैं इन तमाम सियासी जमातों को कसूरवार ठहराता हूं। ये स्टेक होल्डर थे, ये हुकूमतों में रहे, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये कर ले। आज हुकूमत कर ले। अगर ये कल नून लीग आके, ईमानदारी की बात है, कल नून लीग आकर कहे आइंदा इंतखाबात में धांधली हुई है, तो बेसिकली सवाल लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपने क्या किया जब आप हुकूमत में थे। आजम साहब, हमने देखा था कि बाकायदा खुद बानी तहरीक इंसाफ ने धरना भी दिया था इस हवाले से कि जब इन्होंने कहा था इलेक्शन में धांधली हुई, फिर 35 पंक्चर का भी जिक्र किया गया, फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन पंक्चर्स को खुलना भी चाहिए, उन हलकों को भी सामने आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी अपनी गवर्नमेंट रही, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी लगाने वाले वो खुद ही थे। इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं मुमकिन हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिस्टम में खुद होने के बावजूद इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकते? आपने रिफॉर्म्स करवा देनी है सारे अदारों में, मैंने हिसाब लगाया। अच्छा, 2008 की हुकूमत, सर मेरा काम है सवाल पूछना। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी वफाक में थी। पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। उसके बाद पीपल्स पार्टी वफाक में थी और मुस्लिम लीग नून सूबे में थी। वो 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोज़ाना शाम को गिराया जाता था और सुबह फिर खड़ी होती थी वो हुकूमत। 5 साल जिस तरह पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, सबको पता है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने उसको टफ टाइम दिया। उसके बाद आ गई 2013 से 2018 तक की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उस पर इमरान खान साहब ने एतराज़ लगाया जी के 35 पंक्चर लगाए गए। उन्होंने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया। वो 4 हल्के खुलते खुलते आप देखें धरने और क्या कुछ, वो हुकूमत नवाज शरीफ साहब भी गए और पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए। वो हल्के खुल भी गए थे। अच्छा, नहीं वो तो बाद बहुत देर में खुले थे। अच्छा, अगर वो हल्के खुलते, ये मैं इंतखाबी अमल की बात कर रहा हूँ, अगर वो हल्के खुलते शायद वहीं पे वो इशू ख़त्म हो जाता। करते करते धरने तक बात गई। मियाँ नवाज शरीफ का पनामा लीक्स आ जाता है, वो फारग होते हैं, खकान अब्बासी साहब। उसके बाद आ जाता है 2018 का इंतखाब। 2018 में PDM बन जाए, 2018 के इंतखाबात PDM बन जाती है सब पार्टियों की। और 3.5 साल जिस तरह वो हुकूमत चली और ये रोज़ाना जिस तरह गिराने की कोशिश कर रहे थे, हमने वो भी देखा है। उसके बाद 2024 के इंतखाबात, जिस दिन से इलेक्शन हुआ है, ये अपोजिशन की जमातें हर रोज़ इस पर शोर मचा रही हैं, बबेला कर रही हैं कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले आपस में चूही बिलेगा वो खेल खेला करती थी। अब एक तीसरी बड़ी पार्टी भी दरमियान में आ गई है और बाकी छोटी पार्टियाँ सपोर्टिव हो जाती हैं साथ। असल में मकसद ये कहने का कि ये कब कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान का इंतखाबी अमल ठीक हो। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप किसी का जो मैंडेट है उसको नहीं देंगे, ये इंतखाबी अमल ठीक नहीं होगा। आप मुल्क के तमाम मसाइल का हल आपके पास एक ही है कि जिसको जो लोग पसंद करें, जो लोग वोट दें, उसको इक़्तिदार दिया जाए। दूसरी बात, जब मुल्क में इस कदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, सियासतदान एक दूसरे का नाम सुनना गवारा ना करें, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा ना करें, उस सूरत में आप 100 इंतखाबात करवा लें, ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आपको इनको किसी एक फोरम पे इकट्ठा बिठाना पड़ेगा। जब तक आप इनको नहीं बिठाएंगे, इनको एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक ये इंतशार ख़त्म नहीं होगा। तीसरी बात, सियासतदानों का जो काम है वो सियासतदानों तक महदूद रहना चाहिए। जो अदारों का काम है वो अदारों तक महदूद रहना चाहिए। अपनी अपनी आइनी हदूद में रह के सारे काम करें और मकसद सिर्फ एक ही हो कि मुल्क की बेहतरी, चाहे वो सियासी है चाहे मुआशी है, मुल्क आपका सीधे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन
इसके साथ साथ आपका जो इंतखाबी अमल है, जो आप कन्वेंशनल पुराने तरीक़ों से अभी तक आप वोटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, आप पूरा मुल्क जो है डिजिटल करने जा रहे हैं। आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के साथ हर चीज़ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे आके आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यहाँ पे मेरे भाई निशाद साहब कह देते हैं जी वो मुल्कों में नाकाम हो गया। भाई जिनमें नाकाम हुआ उन्होंने बार बार अप्लाई किया। अमेरिका में अगर नाकाम हुआ तो वो फिर इस दफ़ा इलेक्शन उस पर करवा रहे हैं। बरतानिया में अगर नाकाम हुआ तो वो फिर इस पर इलेक्शन करवा रहा है। इंडिया ने 3 दिन पहले इसी पे इलेक्शन करवाया। भी आप बार बार उस पर जब करवाएंगे, अपना एक प्रोसेस चलाएंगे, उसके अंदर जो खामियां हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि आपको शफाफियत के लिए अल्टीमेटली आपको डिजिटल पे जाना पड़ेगा। लेकिन शायद वो ना कुछ सियासतदानों को कबूल है, ना कुछ और लोगों को कबूल है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हो। ठीक है निशाद साहब, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं नहीं चाहती कि रिफॉर्म्स हो, लेकिन क्योंकि हर इदारे की तरफ से ये आवाज़ आ रही है, ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती हैं सिस्टम ठीक होना चाहिए, हर तरफ से ये सुनाई दे रहा है। बात कर रहे हैं कि हमें आइन की हद में रह के काम करना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त एक पेज पर इकट्ठे होना है। वो कौन एक पेज पर इकट्ठा करेगा जो इस तरह की इस्लाहात करवा सकेगा कि ये चीज़ मुल्क के लिए बेहतर है और इसे लॉन्ग टर्म आगे से लेकर चलना चाहिए? तो वो वन पेज पे हम कैसे इकट्ठे होंगे? देखिए, जब तक हम किसी दूसरे की तरफ देखते रहेंगे, अगर हम किसी और की तरफ देखेंगे तो हम अपने गिरेबान में झांके बगैर मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकते। पहली बात, इनको इकट्ठे तो सियासी जमातों को खुद ही होना चाहिए और किसी के कहने पे होना भी नहीं चाहिए। इनको खुद इकट्ठे होना चाहिए। इसमें इनिशिएटिव किसी की तरफ से भी लिया जाना चाहिए। कोई एक जमात ये इनिशिएटिव ले सकती है, हुकूमत लेना चाहे हुकूमत ले, अपोजिशन लेना चाहती है अपोजिशन ले, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाते हुए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वाइट बोर्ड की तरह साफ सुथरे उसके होते हुए आप आगे बढ़ें। यकीनन आप जब बिल्कुल नेक नियति के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आप खड़े होंगे तो आपके साथ खुद ब खुद आपका काफिला बनना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये, वो चौधरी साहब मैंने अर्ज़ की थी कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर पहले इंतखाबात के सिस्टम को, जो भी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक करना है, वो डिजिटल करना है, वो सैटेलाइट से उसकी मदद ले, कुछ भी आपने जो करना है, शफाफियत को इंश्योर करने के लिए जो भी मुमकिन रास्ता हो सकता है वो करें। लेकिन पहले आपस में बैठ कर तय करें और ये तय करें कि हम इसके ऊपर ये निज़ाम ला रहे हैं इसके ऊपर उंगलियां नहीं उठाएंगे। अवामी मैंडेट ठीक करने की जब आप बात पे जाएंगे ना, तो फिर अवामी मैंडेट ठीक करना ये मुर्गी अंडे वाली बहस है। बल्कि मेरी नज़र में अगरचे ये नहीं है, क्योंकि अवामी मैंडेट अगर आप ठीक करने के उसमें आएंगे तो फिर ये डिबेट चलती रहेगी। ठीक है ना, ये अवामी मैंडेट ही ठीक हो रहा है पिछले 20 साल से। आप सिर्फ नेक्स्ट मैंडेट को सामने रख लेना कि जो आइंदा का मैंडेट है वो शफाफ हो, जो अवाम ने वोट दिया है, जो जिसने वोट दिया है वो बैलेट बॉक्स से निकले भी वही और काउंट भी वही हो, फिर नतीजा भी वही हो जो जिसके लिए लोगों ने वोट दिया है। उसके लिए खुदारा काम कर लें, ये इंश्योर कर लें कि चलो यार आज तक जो हुआ सो हुआ। इस बहस में कि आपने गलत किया, मैंने गलत किया, तीसरे ने गलत किया, इस डिबेट में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। कई साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, हम कुछ नहीं कर सके। अब आप आइंदा इंतखाबात को यकीनी बना लें कि जनाब ये सिस्टम है, चाहे वो डिजिटल है चाहे कोई भी है जी, लेकिन ये सिस्टम है और इस सिस्टम पे सब राजी हैं। ये जो है इस तरीके से इसका अमल होना चाहिए ताकि शफाफ रहे और उसको इंश्योर करें और तमाम सियासी जमातें अपने आप को बाउंड करें उस चीज़ का कि ये जो जिस सिस्टम को वो ला रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और उसके ऊपर पैरा भी देंगे। फिर जो है वो आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप कह सकें कि जो इंतखाबात हैं वो शफाफ हुए हैं। जब वो शफाफ हो जाएंगे तो मैंडेट का एहतराम हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली बातें शुरू होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, जब बात करते हैं कि अब अपोजिशन जो है वो चाहती है कि ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए और इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी को तश्कील दिया जा रहा है। 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन दोनों ड्यूटीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ पे मौलाना साहब के साथ मुलाकात भी करने हैं और दूसरी तरफ पर एक कमेटी है कि जिसने जाने वाले लोगों के पहले एतराज़ात को सुनना है, फिर उसमें से सिलेक्ट करना है कि किसने वापस आना है। देखिए, जहाँ तक ग्रैंड अलायंस की बात है वो सिर्फ PTI और JUI नहीं है, उसमें बहुत सारी जमातें हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको GDA भी इस अलायंस का हिस्सा नजर आए, क्योंकि अभी तक जिन पार्टियों का भी मैंने जिक्र किया था वो तमाम एक नुक्ते पर मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल जो है शफाफ नहीं था। तो लिहाजा तमाम पार्टियां इस चीज़ का इजहार कर चुकी हैं कि वो किसी एहतजाज में या तहरीक में जाने का इरादा रखती हैं। वो कब जाते हैं? ये गर्मी के 2 महीने गुजार के जाते हैं, उससे पहले एहतजाज में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है उनके फैसलों के ऊपर। अब देखें कि इस वक्त PTI, JUI, ANP,
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये जो मोटी मोटी हम 4-5 पार्टियाँ ये तो इत्फाक रखती हैं इसके ऊपर। और अगर ये इस तरह जिस तरह आज उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं, अब लेकिन अब पीटीआई ने, कल मौलाना साहब ने एतराज़ किया कि पीटीआई के अंदर मुझे वो यकसुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग मेरे साथ बात करने आ रहे हैं तो उनमें यकसुई नहीं है। तो पीटीआई ने फ़ौरन एक कमेटी का ऐलान किया कि वो कमेटी एक पीटीआई की, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब उसको नहीं, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब उसको प्रेजाइड करेंगे और उसके अंदर आप देखें ना तमाम उनकी मरकजी लीडरशिप उसमें शामिल है। वो कमेटी और साथ JUI की कमेटी, इन पे मुश्तमिल एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील पाएगी जो बैठ के सारे मुज़ाकरात करेगी और अगला जो एहतजाज का या आगे इकट्ठे चलने का जो रोड मैप है वो बनाया जाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ पे मुझे इख्तलाफ भी नज़र आ रहा है। वो क्या? अगर मैं JUI को देखता हूँ तो JUI जब मखसूस नशिस्तों की बारी आती है वहाँ पे वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हुए नजर आती है। आई थिंक ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। नुशाद साहब, अगर हम बात करते हैं ग्रैंड अलायंस के हवाले से, तो JUI का जो किरदार है, जिस पे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात किस तरह से तय किए जाएंगे, और आज उन्होंने कहा है कि जी हम एक पार्टी का एक काम ये भी होगा कि नाराज़ जो लोग होकर जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं, तो हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि वापस आने वाला कौन हो सकता है। तो इन दोनों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ग्रैंड अलायंस जो भी बन रहा है बनते बनते बनेगा। अभी तो जो हमारे सामने है वो आपने थोड़ा सा टाइम, चॉइस साहब ने भी ग्रेस पीरियड दिया हुआ है गर्मियों का। उसके बाद कोई जो है जब मौसम थोड़ा साजगार होगा तो कोई एक्टिविटी शुरू होगी। लेकिन देखिए, मैं फिर बार बार यही बात करूंगा कि एहतजाज करने के लिए ग्रैंड अलायंस तश्कील पा सकते हैं, आप मुजाहरे करने के लिए कर सकते हैं, आप तोड़फोड़ करने के लिए, मुल्क का कारोबार बंद करने के लिए, सिस्टम को मज़ीद जो है वो झटके देने के लिए आप ग्रैंड अलायंस बना लेते हैं। क्या ही अच्छा हो कि ये ग्रैंड अलायंस इस बात पे मुत्तफिक हो जाए, जिसकी मैं गुजारिश पहले भी कर रहा था कि जनाब खुदारा आप हाल तो जो आपकी जो पोजीशन आपकी रहेगी वो रहेगी, उसको करते रहें, लेकिन साथ मुस्तकबिल संवारने पर भी कोई गौर कर लें, मुस्तकबिल संवार लें, इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बना लें, ताकि इस तरह के ग्रैंड अलायंसेस बनाने की ज़रूरत आइंदा ना रहे। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जो लोग नाराज़ अरकान है, मतलब आज भी मैं एक फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसकी मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि छोड़कर गए या छुड़वा दिए गए। अब ये डिबेट्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें लॉबिंग की भी होती हैं, कुछ जो इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अकाबरीन हैं, रहनुमा हैं, या जो भी उनके मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, फिर जो फैक्चुअल सिचुएशंस हैं जो वो प्रेजेंट करेंगे, ये सब कुछ उसके बाद ही कोई सामने आएगा। लेकिन इसका शायद उतना ज़्यादा इस वक्त कोई डायरेक्टली बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है कि लोग ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। जो जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो अभी असम्बलियों में नहीं है ना, उनका इस हुकूमत, इस मामला जो अब कारोबार हुकूमत है, इसके साथ कोई ताल्लुक है। ये तो आइंदा इंतखाबात की बात है, या आइंदा जब कभी मामलात बनेंगे उस वक्त जो लोग ऐड हो सकते हैं, जो लोग वापस आ सकते हैं, वो आएंगे। किन हालात में छोड़ कर गए, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, सबको मालूम है किन हालात में छोड़ के गए थे, किन वजूहात पे छोड़ के गए थे, ये सब सबके सामने है। और जो असल वजह तनाज़ा है उस सारे मामले की, कि वो सारा कुछ क्यों हुआ जो 9 मई से जुड़ा हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसके अंदर क्या मामलात होंगे, वो अभी तक हम डोलड्रम में देख रहे हैं। उसके अंदर भी हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर जिनको अब तक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए था, वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंच रही, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में देर क्यों है, वो किस वक्त मंतकी अंजाम को पहुंचेंगी, किस तरह की सिचुएशन में, किसके लिए क्या मसाइल खड़े करेंगी, किसके लिए। तो ये सारा एक सिनारियो जो छोड़कर जाने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अब उनको क्या रिलीफ मिलता है, क्या नहीं मिल पाता, उनको मसाइल का सामना करना पड़ जाता है या नहीं करना पड़ता, वो दोबारा पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दोबारा वो उसी हालत को पहुंच जाते हैं। ये सब एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक अंदर का इंटरनल इशू है, जिसको पीटीआई सॉल्व कर लेगी। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें बदलती हैं, हालात साजगार होते हैं, सियासत में तब्दीलियाँ आती हैं, तो चीज़ें बेहतर होना भी हो जाती हैं, किसी के लिए बदतर भी हो सकती हैं। सो ये अब बात का मसला, असल मसला ये है कि आज जो
आपको दरपेश मसाइल हैं, जिस 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 मसले से आज आप गुजर रहे हैं, उसमें बेहतरी कैसी लाई जाए, और उसमें अपोजिशन का जो किरदार है वो पहले नजर आना चाहिए, फिर उसके साथ साथ आप जो मर्जी करते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो छोड़ के जाने वाले अरकान को किस तरह वापस लाते हैं, या उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ पे स्टीयरिंग कमेटी जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी समाअत भी कर रहा है, मगर इसी के साथ साथ जो रिमार्क्स है वो काफ़ी डिफरेंट भी होते चले जा रहे हैं। एक तरफ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और दूसरी तरफ पे इलेक्शन कमीशन भी नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है कि जी वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं जिन्होंने दलाइल पेश किए हैं वो उनसे इत्तफाक भी करते हैं, मगर दूसरी तरफ पे कोर्ट रूम के अंदर जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये कहा है कि फार्मूला तो जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, जब चाहे जिसे चाहे वो इलेक्शन से आज़ाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस पे जस्टिस साहब का ये कहना था कि क्या किसी आज़ाद उम्मीदवार ने अभी तक हमारे सामने आके कोई भी किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट पेश की है या नहीं की है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं, और इस हवाले से जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर समाज जो है उसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आजम साहब, बहुत आज बड़े रिमार्क सामने आए हैं जिस पे फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी समाअत भी कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब खुद इसमें इन्वॉल्व भी हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो स्टिल इस बात पे है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुनी जाएगी और मखसूस नशिस्तें उनको मिल सकती हैं? बसद एहतराम जी जनाब काजी फाइज़ा साहब जी, क्योंकि फ़ैसले आपके होते हैं, अदालत के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और रिमार्क्स भी आपके होते हैं। हम तो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल, जो हमारे सामने आता एग्जैक्टली। है। तो लेकिन ये हालिया जो फैसल बावडा साहब वाला केस था तो उसके अंदर गुस्सा सारा मीडिया के ऊपर निकाला गया, तो इसलिए अगर कोई बात जो है ना बुरी लगे तो दरगुजर फरमाइएगा। तो बात ये है कि पूरे बेंच से कर लें। फुल कोर्ट बेंच है, ये फुल बेंच। समाज जो है ना बड़े दिलचस्प मरहले में अब दाखिल हो जी गई है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का एक दोहरा म्यार भी वहाँ पे सामने आ जी रहा है। बिल्कुल। अब देखिए जस्टिस आयशा मलिक ने आज उनका एक पॉइंट पकड़ा कि तमाम तर आपके आर्गूमेंट्स अपनी जगह पे, लेकिन जब 2019 के अंदर आपने केपी के अंदर बाप को मखसूस नशिस्तें दी, उस वक़्त ये जो बाप पार्टी है ये उस वक्त बनी भी नहीं थी जी। ये उसके बाद तश्कील पाती है। अचानक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको उस पार्टी में शामिल आज़ाद जो जीते होते हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाता है और उनको मखसूस नशिस्तें भी दे दी जाती है। क्या उस वक़्त दुरुस्त था या आज दुरुस्त है? तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका भी जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा जी कि उस वक़्त इलेक्शन कमीशन में अपने तौर पर फैसला किया गया था और इस वक़्त इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान ने बैठ के मुशावरत के साथ फैसला मतलब किया। वो किसी फर्द वाहिद का भाई फैसला क्या था? वो भी अदारे का फैसला था, ये भी अदारे का फैसला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हो रही है और जजेस को भी समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो जो गलतियां कर चुका है और तमाम जजेस ने वो गलतियां उनकी ऐसा ऐसा वो पकड़नी शुरू कर दी हैं। आप जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का आप देखें, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन का दोहरा म्यार पकड़ा, जस्टिस आयशा ने भी पकड़ा। बिल्कुल। अब इलेक्शन कमीशन कितनी देर तक इससे पहलू तय कर सकता है? और काजी फाइज़ साहब के ऊपर क्योंकि उन्होंने जो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला था, काजी साहब उस बेंच का हिस्सा थे और उनका फैसला था, इसलिए तमाम जजेस जो हैं वो काजी साहब की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि काजी साहब अब क्या इसमें फ़ैसला करते हैं या उनकी राय क्या आती है। अब तमाम जजेस की उधर ही नज़रें हैं और कौम की नज़रें भी उधर ही हैं कि ज़ाहिर को फ़ैसला वहीं से आना है। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों का मामला है, देखिए सीधी सी बात है, आज इस पर बड़ी बहस हुई कि जिन लोगों ने वोट लिए हैं जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें इस एक पार्टी का हिस्सा है, आप उसकी बेतहाशा वो टेक्निकलिटीज़ में जा रहे हैं, छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं। माजी के अंदर तो आपने कभी कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं देखे थे, अब उसमें एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पॉइंट भी उठाया गया। जी बिल्कुल, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वहाँ पे उनको बार बार बताया गया कि कैसे कैसे किन किन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। दूसरा आपके सामने है, अभी चंद हफ्ते पहले की बात है,
कि मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंटशिप तब्दील हुई। जी बिल्कुल हुई। नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया, शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया। जी बिल्कुल। क्या उसके अंदर वोटिंग की मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो मेंबर्स थे उनकी वोटिंग हुई? वो तो एक इजलास के अंदर फैसला हुआ था। क्या वो इंटर पार्टी इलेक्शन था? ये भी तो नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। देखिए, दोहरा म्यार नहीं चल सकता, आपको म्यार एक जैसा रखना पड़ेगा। अगर एक पार्टी के लिए एक म्यार है, दूसरों के लिए भी वही होगा, क्योंकि हमने पूरी लाइफ के अंदर अगर हमने कोई बाकायदा इलेक्शन होता देखा है, वो हमने पीटीआई में होता देखा था। उसके बाद तो हमने सिलेक्शन ही देखी, दूसरी दफ़ा पीटीआई भी सिलेक्शन पे ही आ गई, लेकिन एक ही इलेक्शन हमने देखा वो पीटीआई के अंदर हुआ। यहाँ पर एक मासूमाना सवाल पूछूंगी, ये रिफॉर्म्स कैसे होंगी? ये तो चेयरमैन इमरान खान ही बताएंगे कि वो अपनी पार्टी की रिफॉर्म्स कैसे करेंगे। बाकी सिस्टम की जब रिफॉर्म्स की बात करें जनाब, अदलिया की भी बात करें इसमें। अच्छा, इसमें मजे की बात है कि इसमें ज़रूरत नहीं है। आइन के अंदर तमाम चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ लिखी हैं, मौजूद हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के रूल्स पे आते हैं, तमाम चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ लिखी हैं। लेकिन असल इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों के अगर इंतखाबात को देखता है तो वो देखे कि जो पार्टी इलेक्शन करवा रही है उस पर आप एतराज़ लगा देते हैं, जो सिलेक्शन कर रही है उसको आप कहते हैं सब अच्छा है। ये दोहरा म्यार जो है ना, यही अब दोहरे म्यार का इशू बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप माजी के अंदर कुछ और कह रहे थे, फैसले कुछ और कर रहे थे इलेक्शन कमीशन, अब आके इलेक्शन कमीशन के फैसले कुछ और है और आप कह कुछ और रहे हैं। यही आज वहाँ पे हुआ है कि अगर आपने माजी के अंदर को गैर आईनी इकदाम किया था वो भी और आज किया वो भी, तमाम तर जुम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे होगी। जो मैं पहले अर्ज कर रहा था ना कि सारी चीज़ें ऐसा ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रही हैं। अगर कल को किसी के ऊपर कोई सारी जुम्मेदारी डाली गई या किसी के ऊपर कोई आर्टिकल फिक्स किया गया, वो इलेक्शन कमीशन होगा। निशात साहब, समात की जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी दिलचस्प किस्म के भी हैं और कुछ पे बात करते हुए भी वो बात आ जाती है आज़म साहब वाली के डर लगता है कि कहीं तौहीन अदालत के ही ज़ुमरे में ना आ जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि कुछ फ़ैसले हमारे ऐसे हैं जो बादी नज़र में किए गए हैं और उसका कतन मकसद ये नहीं था कि किसी भी बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। हम इस चीज़ को अब किस तरह से देखें? ये जो इंतखाबी निशान वापस ले लिया, फिर उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आ जाती है, फिर उन्हें कहा जाता है कि आप वहाँ क्यों चले गए, वहाँ से यहाँ क्यों आ गए। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं हमें अभी तक इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ से महरूम हो जाएगी? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ज़रा चौधरी साहब ने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। चौधरी साहब की ख्वाहिशात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 6 तक ले गई हैं जी। पता नहीं ये ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो। दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब की मैं एक वो भी तस्हीह कर दूँ, जो इलेक्शन कमीशन जब पार्टी इंतखाबात को जज करता है तो पार्टी के आइन के हिसाब से जज करता है, ये बात समझने वाली है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आइन तरतीब दिया और जो इलेक्शन का तरीक़ेकार वज़ा किया, उसके मुताबिक उनके एक बानी मेंबर ने उसके ऊपर आर्गूमेंट किया और उनके मामलात इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन पर में आ गए। जो मुस्लिम लीग नून का जो ये सिलेक्शन जिसको कह रहे हैं, वो सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन ही है, क्योंकि वो उनके पार्टी आइन के मुताबिक वही तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया है। जो अब भी इलेक्शन हुए थे वहाँ वो लोग मौजूद थे, वो तमाम जो पॉइंट टू बी नोटेड बाय लॉर्ड, ये आइंदा भी काम आएगा। ओके, डन हो गया, मैंने नोट कर लिया। जो भी तरीक़ेकार है पार्टी का, जो उन्होंने अपने आइन के तहत बनाया है अपना प्रेसिडेंट चुनने का, या जिसका भी इसी तरह से वो प्रेसिडेंट चुनते रहे, इससे पहले भी चुनते रहे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब आप बतौर सियासी जमात रजिस्टर होते हैं, जब आप अपना आइन देते हैं तो आप इलेक्शन का जो तरीक़ेकार देते हैं, इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक जज करता है। जो पाकिस्तान में जनरल इंतखाबात होते हैं उसके मुताबिक चेक नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको शायद ऑन रिकॉर्ड याद हो, इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर मैं ये बात उस वक्त भी कह चुका, जिसने थोड़ा सा भी आइन पढ़ा या जिसने पार्टी रूल्स पढ़े थे उसको ये मालूम था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया, तो जिस दिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की थी, मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्हें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है। पार्लिमानी पार्टी वो होती है जिसका कम से कम एक मेंबर जो है वो उसमें मौजूद हो, कौमी असम्बली में या असम्बली के अंदर मौजूद हो, तब वो पार्लिमानी पार्टी कहलाती है। तो जब पार्लिमानी पार्टी ही डिक्लेयर नहीं हो पाएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। उस वक्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने की बात पहले की थी, उनके एक मेंबर मौजूद थे, अगर वो उन्हें ज्वाइन करते तो ज़्यादा फ़ायदे में रहते। बहरहाल ये मेरी एक अपनी
ज़ाती राय थी उस वक्त भी और आज भी यही है। अब दूसरी बात यह है कि ख्वाहिशात अपनी जगह, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, मेरी भी दिल में कई ख्वाहिशात होंगी, लेकिन आइन और कानून जो है वो ख्वाहिशात के ताबे नहीं होता। इसीलिए इंसाफ की देवी के ना जो आंखें हैं उसके ऊपर पट्टी बांधी जाती है। और दूसरी बात यह है कि रिमार्क्स के अंदर भी ये बात समझनी होती है, बहुत सी चीज़ें जो जज साहिबान हैं वो सवालिया अंदाज में करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, और बहुत सी बातें जो है वो रिमार्क्स के तौर पर देते हैं। अब रिमार्क्स, सवालिया सवाल करना, ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती है जिसको हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, मैं सिर्फ उस बात को पढ़ना पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद है, मैं वो पढ़ के तो वो अपनी मर्जी की चीज़ निकाल लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। इसी समात में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो जितने भी लोग एतराज़ कर रहे हैं उन्हें ये साबित करना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई भी काम आइन के खिलाफ किया है। अगर आइन के खिलाफ काम नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर कदगन नहीं लग सकती। हाँ, 2019 की मिसाल दी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो पहले भी देते थे, ये बात करते थे। हो सकता है कि वो फैसला गलत हो, जब वो इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया था वो फैसला गलत हो सकता है कि ये अदालत की नज़र में, मुझे नहीं पता अदालत क्या फैसला देगी, अदालत अपनी मर्जी से फैसला देगी, फुल कोर्ट है, बहुत सारे जज साहिबान हैं माशाल्लाह, आपका जो ब्रेन है इस वक्त जो मुल्क का वो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, वो तमाम जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान हैं, तजर्बेकार हैं, वो यकीनन जो भी फैसला देंगे उसके ऊपर जो है वो हम तो जिसे कह लीजिए कि अमल करेंगे ही करेंगे। तो मेरी नज़र में फैसला जो भी हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम आइन और कानून के मामलात के अंदर जब जज्बात में बहते हैं और ख्वाहिशात के ताबे रहते हैं तो फिर हम आइन और कानून के मुताबिक अमल नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उस बाद में हम उसको लकीर पीटते हैं जिस तरह आप पीटी जा रही है। ठीक होगा सर, वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूँगी कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं हम इसके ज़रिए रिफॉर्म्स लाकर हम एग्जाम्पल्स भी सेट कर सकते हैं, गेन रिफॉर्म सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं निशात साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मेरी एक मुश्किल आसान कर दी। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो उन्होंने इंतखाबी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिस्टम बताया, ये बेसिकली डिक्टेटरशिप है जी, ये जमहूरियत नहीं है, ना ये जमहूरी सिस्टम है। आप चैलेंज करके खत्म करा लें, मेरी अर्ज सुन, मेरी अर्ज यार अजीब अच्छा, उसकी एक वजह है, ये वो डिक्टेटरशिप है नहीं है, किसी सियासी जमात का है, वो इलेक्शन कमीशन ठहरे ना, इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया, आप कोर्ट से जाके मना करें जी ये जो सियासी जमात है ये ठीक नहीं कर रही। मेरी अर्ज तो सुन लेना, ये डिक्टेटरशिप इसलिए है, एक डिक्टेटर की बनाई हुई पार्टी है, ज़िया-उल हक की ये पैदावार है, मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब। पीटीआई किसने बनाई थी सर? वो तो एक उससे भी निचले जर्नैल ने बनाई है। हाँ, जर्नैल था, डिक्टेटर नहीं था, निचले जर्नैल। ये डिक्टेटर था। अच्छा, वो डिक्टेटरशिप वाला एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट जब हुकूमतों में आते हैं उस वक्त भी नजर आता है, कभी हमें पीका ऑर्डिनेंस की सूरत में नजर आता है, कभी हमें डेफिमेशन केस की सूरत में नजर आता है। ये वो माइंडसेट है जो अपनी पार्टी के अंदर, अपने घर के अंदर जमहूरियत का रवादार नहीं है, वो मुल्क और अवाम के लिए जमहूरी सोच कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, जमहूरियत हमें पीटीआई में नजर आ रही है, ये है असल जमहूरियत है, इसके लिए मैं और यही जमहूरियत मुसल्लत करना चाहते हैं कौम के ऊपर। मैं क्या कंक्लूड करूंगा, मैं तो हैरान रह गया, मैंने तो पीएमएलएन के पार्टी इलेक्शंस की बात की थी, वो ले गए पता नहीं कहां डिक्टेटर नजर आ रहा है। देखिए बात ये, फुल कोर्ट देखें, फुल, मैं बार बार हम ये बात कहते हैं, हो सकता है कि मुझे उस फैसले से इख्तलाफ हो सकता है मैं उस फैसले को ना तस्लीम करूं, मैं उस पर आर्ग्यूमेंट रखता हूं, लेकिन जब फुल कोर्ट कोई फैसला करती है तो हमें ये तसल्ली रखनी चाहिए कि वहां से जो फैसला आता है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। सो ये फैसला भी आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। अब वो अलग बात है कि आपको वो पसंद आता है या नहीं आता, या आपकी ख्वाहिश कुछ और थी, ये डिफरेंट बात है, लेकिन वहां से जो फैसला आएगा, क्योंकि उन्होंने तो आइन, उनको जो किताब जिसके ताबे हैं उसके तहत करते हैं, और उसके जरिए जो कवानीन बनाए गए उन्होंने उनको इंश्योर करना है कि ये इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। अगर उसमें कोई झोल होगा तो पकड़े जाएंगे, मामला खराब होंगे। ये भी नहीं ना हमें यकीन कि अगले 15 या 20 साल बाद उस फैसले के ऊपर दोबारा एक अदालत बैठे और उस फैसले को भी रिवर्स 15-20 साल बाद देख लेंगे। अभी भुट्टो साहब वाला फैसला भी तो हुआ ना रिवर्स, आप देखें उसमें क्या से क्या निकल आया उस फैसले के अंदर। फिर बाद में हम लोगों ने अफसोस किया है। अभी जो केस की समाअत चल रही है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, फैसला आने तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम रिमार्क्स को जरूर कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं मईशत के हवाले से। मईशत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती चली जा रही है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इसी के साथ साथ जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर दिया है कि 12 जुलाई को वो इस्लामाबाद में धरना करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पे के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करेंगे। कराची की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी हुई है, अमवात में इजाफा होता चला जा रहा है। तकरीबन 2000 के करीब जो है इस वक्त अमवात हो चुकी हुई हैं और अहलियाने कराची इस बात पर शोहर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आखिर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली दी क्यों नहीं जा रही। आज़म साहब, बिजली के ऑलमोस्ट हम जब बहुत पहले से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन जो सिचुएशन हमें कराची में नज़र आ रही है, फिर ऑल ओवर अगर हम बात करें मईशत के हवाले से, जमात इस्लामी भी अब धरना देने की तैयारी कर रही है, तो आप इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है और अगर इनके दादोशुमार देखें तो हमारे पास बहुत सरप्लस है। अगर IPPs के हवाले से हम देखें, क्योंकि आप देखें ना कि 2800 अरब रुपया हम उनको कैपेसिटी चार्जेस हर साल अदा कर रहे हैं और एक जानब पूरे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग चल रही है। अगर हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा है, फिर हमें कौन सा इशू है? क्या हमारी जो तरसीली लाइंस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है? तो जो इतना खरबों रुपया हमसे लूटा जा रहा है उसको कहाँ पे खर्च किया जा रहा है? ना आप बिजली की सप्लाई ठीक कर सकते हैं, ना आप बिल कम करने को तैयार हैं। आपने बिल जो है वो आपके आसमान पे पहुंच गए हैं। ऊपर से इतनी गर्मी है, हीट वेव चल रही है ख़ुसूसन कराची के अंदर, और उस हीट वेव की वजह से आपने देखा कितने लोग वहाँ पे मुतासर हुए और कितने लोग, मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा का सुना है हीट वेव में वो अपनी जान गवा बैठे हैं। और पिछले दिनों जो हॉस्पिटल्स के अंदर बिजली बंद हुई है उसकी वजह से वहाँ पे मरीज़ भी फौत हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। और उसके ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। अब के इलेक्ट्रिक हो या बाकी IPPs हो, जितने भी हैं, वो अपने कैपेसिटी चार्जेस को कम करने को तैयार नहीं है, अपने मुआहदे रिव्यू करने को तैयार नहीं है और वहाँ से अवाम को निचोड़ा जा रहा है मुसलसल, और हुकूमत भी इस जानब तवज्जो नहीं दे रही। आज अगर आपने शाहिद खकान अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मिफ्ता इस्माइल इनके साबिक जो वज़ीर ख़जाना थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उसके अंदर वो आई ओपनर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं कि IMF ने ये वाली शर्तें नहीं लगाई थी। IMF ने ये नहीं कहा कैटेगोरिकली कि आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर ये बम गिरा दें और उनकी सैलरी काट लें। IMF ने तो कहा था जिम्मेदारों के ऊपर टैक्स लगाएं। IMF ने जिन सेक्टर के अंदर IMF कह रहा है वहाँ पे आप लगा नहीं रहे, शराफिया को आप उसमें कैमोफ्लेज कर रहे हो, शराफिया को सारा फायदा पहुँचा रहे हो क्योंकि वो असम्बलियों में मौजूद हिस्सा है। अच्छा, आप तमाम तर बोझ जो है वो आम आदमी पे डाल रहे हैं। जब आम आदमी बेचारा एक तो वो बिल देने से कासर है, दूसरा लोड शेडिंग से तंग है, अब जाए तो आम आदमी कहाँ जाए? उसके पास एक ही रास्ता रह जाता है, मरने का, जो वो मर रहे हैं बेचारे। और आगे आने वाले वक्त में मज़ीद खौफ नज़र आ रहा है। आज 1 जुलाई है, आज से बजट की जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्लाई होने जा रही है इस कौम के ऊपर, और महंगाई के जो रेले नज़र आ रहे हैं, देखना रात को पेट्रोल महंगा कर दिया गया और गैस भी महंगी कर दी गई। बिजली ऑलरेडी जो है ना वो हर महीने 4-5 रुपये पर यूनिट महंगी की जा रही है। भी कोई तो ऐसा सेक्टर छोड़ दे जिसमें अवाम कम से कम रोटी खाने के काबिल रह जाए। अभी तो लिटरली हर बंदा ये सोच रहा है, कोई घर का जेवर बेच रहा है, कोई घर की चीज़ें बेच रहा है कि बिजली और गैस के बिल जमा करवाने हैं, अपने बच्चों की रोटी खिलाए या बिल जमा कराए। ये बंदे को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाए। अब तमाम मैं जो कह रहा हूँ ना कि अभी बजट के बाद आप देखिएगा एहतजाज शुरू होंगे, ये बुनियादी तौर पर इस पे आएंगे लोग एहतजाज करेंगे और दुआ करें कि पाकिस्तान में लीडरलेस मॉब कोई ना बाहर निकले, कोई लीडरलेस एहतजाज ना हो। जिस दिन लीडरलेस एहतजाज हुआ, जिस दिन लीडरलेस को मॉब निकला, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये इनकी गलतफहमी है कि ये कंट्रोल कर लेंगे, हमेशा डंडा काम नहीं आता। जब लोगों के बच्चे भूखे मार रहे होंगे, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि कौन कौन सी सीट पे बैठा है और कितनी बड़ी गाड़ी में बैठा है। लोग गिरेबान पकड़ के उनको बाहर खींचेंगे और सड़कों पे घसीटेंगे। ये इन अशराफिया को समझ आने की बात है कि इस मुल्क के 80-85% वो लोग हैं जो इन चंद फीसद लोगों के फैसलों की वजह से वो इस वक्त पिस रहे हैं और रोटी के लिए तरस रहे हैं। निशात साहब, अगर बजट के हवाले से बात की जाए ना, इससे अपोजिशन खुश है। इवन तो अगर हुकूमत की भी स्टेटमेंट देखी जाए तो वो ये कहते हैं कि जी हमें बड़े टफ टाइम के अंदर इस बजट को पेश करना पड़ा ना, आवाम खुश नज़र आ रही है। और जिन चीज़ों की तरफ अभी आज़म साहब हाईलाइट करवा रहे हैं, ये एग्जैक्टली पिक्चर नज़र भी आना शुरू हो चुकी हुई है कि अगर एक बंदे के घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा। ये ओवरऑल सिचुएशन और फिर उसके बाद ये बिजली का जो सीन, कीमतों में इजाफा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब ये ज़राए तफन्नन पहले एक बात कर दूं कि शुक्र करें लोड शेडिंग हो रही है।
अगर लोड शेडिंग 12 घंटे की ना हो रही होती तो ये बिल डबल हो जाते और अगर डबल हो जाते तो फिर पता नहीं स्लैब्स कहाँ जानी थी। यानी जो स्लैब्स हमने देखी हैं कि अगर 200 यूनिट जो है उसका बिल 3000 और 201 का 8000, तो यूँ समझिए कि जिसने 600 यूनिट इस्तेमाल किए 12 घंटे लोड शेडिंग के बाद, अगर 12 घंटे मिल रही होती बिजली। आपका बिजली का बिल आ गया है? नहीं, अभी मेरे पास मौसूल नहीं हुआ, मुझ तक पहुंचा नहीं है। हो सकता है मैं प्रोग्राम पता नहीं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा उस दिन। हमें बिजली के बिल 21 तारीख को आए हुए हैं, लेकिन इस दफा बाबडा वालों लेस्को ने हमें जो फिजिबल पेपर बिल है वो किसी को नहीं दिया। लोगों को जुर्माने पड़ चुके हैं और कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस के ऊपर अपने बिल जमा करवाए हैं जिनको एप्लीकेशन के ऊपर उनकी एक्सेस थी। बाकी आम आदमी वो बेचारा अपना बिल हासिल करने के लिए कागज का बिल बाबडा के दफ्तर, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जुर्माने इस तरह इकट्ठे करना जो है ये कोई तरीका है। पहले भी इनके ये करोड़ों के हिसाब से यूनिट जो एक्स्ट्रा डाले थे वो निकले हैं, उसको वो साबित हुए हैं कि ये करते रहे। ये जो टैक्टिक्स हैं ये वो टैक्टिक्स हैं जो एक्चुअली हुकूमत की गवर्नेंस जहाँ नज़र आती है, जहाँ पे जो बाइख्तियार लोग हैं उनका इख्तियार नज़र आता है कि वो इसकी इजाज़त क्यों और किस तरह दे सकते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। आप आम आदमी के साथ ये नहीं कर सकते। ये लोग बहुत एक्सेसिव जिसे हाई हैंडेडनेस कहते हैं वो करते हैं। अब जो मसला है देखिए बिजली का मामला, अब वो वज़ीर साहब जो हैं वो तो ये कहते हैं कि जी जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है वहाँ पर हम बिजली जो है वो लोड शेडिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन चौधरी साहब की बात दुरुस्त है, भाई आपके पास बिजली सरप्लस है, आप बिजली दे दें जिनको आपने बिजली देनी। कम से कम लोग इस हीट वेव में तो आप ये ध्यान रखें, जहां आप पे ये जिम्मेदारी है कि आपने बिजली चोरी रोकनी है, आपने जो उसके अंदर अभी ये 600 अरब रुपए की बिजली चोरी की बात की जा रही है चौधरी साहब इस साल। खुद जो ये वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 500 अरब कहा तो एक सहाफ़ी ने उनकी करेक्शन की तो उन्होंने इससे एग्री कर लिया कि चलो 600 अरब कह लेते हैं। चोरों के साथ साथ बाबडा वालों को गिरफ्तार करें फिर हाँ, 600 अरब रुपया। आप ये देखिए कि 600 अरब रुपए की बिजली चोरी, क्या इसको पकड़ना वजीर साहब की जिम्मेदारी नहीं है? ये उनकी असल जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि वो ये सोचना शुरू कर दें कि जनाब अगर किसी घर के अंदर जो है वो मैं बिजली इसलिए नहीं दे रहा कि वहां पे वो चोरी होती है। भाई जो उसके साथ वाला घर बिल दे रहा है उसका क्या कसूर है? आप इस तरह से तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। आप उसको जाके पकड़ें जो चोरी कर रहा है, आप उसको रोकेंगे। 600 अरब रुपए की चोरी रुक जाए तो हमारे बिजली के बिल शायद जो है वो दोबारा किसी कोई इंसानियत वाले मामलात के अंदर वापस आ जाए। अब तो आपने सारी लोग जो सब कहते हैं आसमान को पहुंच गए, मेरे हिसाब से ये आसमान क्रॉस कर चुके हैं। क्यों? इसलिए क्रॉस कर चुके हैं, एक आम आदमी जो है वो बिल देने के बाद अब कुछ और करने की पोजीशन में नहीं है। उसका खाना पीना, उसका ओढ़ना बिछोना, उसका जो है पेट्रोल का खर्चा, उसके किराए का मामला, उसके बच्चों की तालीम, दवाइयाँ, अद्वियात, माँ बाप बूढ़े, ये सब जो है ना बिजली का बिल देने के बाद इसके लिए कुछ नहीं बचेगा एक सफेद पोश आदमी के लिए। सो मेरी नज़र के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बिजली के मामलात के अंदर वो ठीक है, IMF जो है वो जो भी चाहता है, वो जो भी उसकी ख्वाहिश है वो अपनी जगह है, आप उसको कंप्लाई करें। मैंने आपको बताया था कि ये ठीक बात कर रहे हैं मिफ्ता साहब कि वो ये नहीं कहता कि आप इस कप पे टैक्स लगाएं या इस पे, उन्हें इससे गर्ज है। और कौम ये सवाल पूछ रही है जहां पे वो कहता है उस पे टैक्स नहीं लगाते। कौम सवाल पूछ रही है कि ज़राअत पर टैक्स क्यों नहीं लग पाता। आप कहते हैं ये इंजन ये ग्रोथ का इंजन है। भाई ग्रोथ का इंजन क्या? एक सर चौधरी साहब जिक्र भी कर रहे हैं कि वो एक फसल ठीक आई, उस पे टैक्स लगने चाहिए। आपकी थोड़ी सी फसल ठीक आ गई, गंदम की बम्पर क्रॉप, क्योंकि पहले इंसेंटिव मिला था, वो ज्यादा काश्त हो गई तो इसलिए उसके फिगर अच्छे हो गए। आप कह रहे हैं ये जो है ये वो ग्रोथ का इंजन है। ये ग्रोथ का इंजन नहीं होगा अगले साल। क्यों? क्योंकि आपने जो गंदम की हालत की है और जो कपास आगे से लगाने के मामलात थे और जो अगली फसलें होंगी वो उस तरह नहीं रहेंगी। फिर आपको क्या करेंगे आप? बात ये है कि जिसका जो ड्यू टैक्स बनता है ये इधर उधर की जो जिसे कहते हैं ना बाबुओं की, या ये जो हमारे दोस्त मेहमान हैं असम्बली के जो खुद ज़राअत से वाबस्ता हैं या ज़राई उसमें हैं, उनकी बातों में आकर आप जो ये काम कर रहे हैं, इससे आम आदमी जो है वो करोड़ों की तादाद में उनके ऊपर जो उनका नुकसान हो रहा है। करोड़ों अफराद अफेक्ट हो रहे हैं। चंद अफराद को बचाने कितने असम्बली मेंबरान होंगे, कितने ज़राई जिम्मेदार होंगे कि अगर वो टैक्स देना शुरू कर दें या उन पर टैक्स लगाया जाए तो ये करोड़ों के मसाइल जो है ये हल किए जा सकते। तीसरी बात कि बिजली की कीमतें हल करने के लिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फार्मूला है। जो मुकामी IPPs हैं उनके साथ मुआहदे फौरी तौर पर रिव्यू किए जाए। उसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना, जो मैं ज़ाती तौर पर अपोजिशन को भी चूंकि वो कहती है IPP करना, उन्हें इसमें साथ देना चाहिए, हुकूमत के साथ खड़े हो जाना चाहिए कि इनके मामलात को ख़त्म करें। ये हम अब हमारे बस से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा भी ये कह रहा है, सिंध भी ये कह रहा है, पंजाब भी ये कह रहा है। तो आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि बिजली की कीमतों में आखिर किस तरह से कमी मुमकिन हो सकती है? देखिए बिजली की कीमतों में कमी करना है तो देखें हुकूमत की एक तो अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी। एक तो एनर्जी क्राइसिस पे काबू डालना, दूसरा IPPs के साथ जो मुआहदे हैं, माजी के अंदर जो जालमाना मुआहदे किए गए हैं, अब तमाम सियासतदान इस चीज़ पे बोलते हुए भी नजर आते हैं
पार्लियामेंट के अंदर भी बात की गई, बिलावल साहब ने भी बात की, वो हनीफ अब्बासी साहब ने भी बात की, और भी लोगों ने भी। आप क्यों नहीं इसको रिव्यू करते? अगर आपको जहाँ पे ज़्यादा खतरात आएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में को जाएगा, आप वहाँ पे ठहरे, बाकी जो लोकल मकामी आपकी कंपनीज हैं उनके साथ तो रिव्यू कर ले, कम से कम बिजली थोड़ी सस्ती हो। दूसरी बात यह है 2-3 साल के लिए आप उनको हॉल्ट करवा दें, पेंडिंग कर लें। कोई हम ये जो दूसरे कर्ज हैं उनके अंदर रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हम बराए मेहरबानी दूसरे ममालिक और इदारे जिनको कहते हैं कर्ज जो है वो हमारा पेंडिंग कर दें, हम फिर बाद में कर लेंगे। तो इनसे अपने लोगों से बात नहीं हो पाती। इतनी बड़ी लीकेज है, आपकी इतनी बड़ी लीकेज है, जिस तरह 600 अरब की चोरी हो रही है, 2800 अरब आप पैसे चार्जेस दे रहे हैं, आपका 3400 अरब तो यही बन जाता है। आपने टैक्स टोटल इतने का नहीं लगाया होगा। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़ा बुखारी को, मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।